हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के हिस्ट्री के चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है या लास्ट पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो बात की थी वो की थी कि कंपनी को कैसे वहाँ दीवानी और फाइनेंशियल राइट मिलते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। जो बक्सर का वॉर होता है 1764 में, उसके बाद जो 1765 में जो ट्रीटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या दे दिया जाता है, कुछ दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे किसी भी एरिया से। स्पेशली बंगाल की हम बात करें तो वहाँ पर उनको दिया गया। अब उसके बाद हमने बात की थी कि उन्होंने अपने जो रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स जो वहाँ पर लाए, और उनमें टाइम टू टाइम उनमें क्या किया, उनको चेंज भी किया। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेटलमेंट सिस्टम, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए, उसके बाद महालवाड़ी सिस्टम लेके आए, देन रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आए। तो उन जो रेवेन्यू सिस्टम से जो प्रॉब्लम हुई उसके बारे में भी हमने बात की थी। आज जो इस वीडियो के दौरान या लेक्चर के दौरान हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, कि ये जो ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, उसके साथ साथ यहाँ पर ये सोच रहे थे कि अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। और उनमें हम देखेंगे कि इंडिगो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप उनके लिए बनकर उभरती है। तो हम यहाँ पर फिर बात करेंगे हाई डिमांड ऑफ इंडिगो की, फिर बात करेंगे सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन की, देन रेती सिस्टम और ब्लू रिवेलियन के बारे में वीडियो के दौरान हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें दोस्तों कि 18 सेंचुरी के आसपास, ठीक है, या लेट 18 सेंचुरी के आसपास ब्रिटिशर्स ने ये क्या किया, मतलब महसूस किया कि हम केवल जो विलेज एरियाज़ है या जो कंट्री साइड है वहाँ से केवल रेवेन्यू तो ले ही रहे हैं। ठीक है, न केवल रेवेन्यू हम वहाँ से ले सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की जो ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। मतलब जो हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है उन फसलों को भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, कंपनी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। इसी के चलते उन्होंने क्या किया कि जो ओपीएम और इंडिगो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स का फ़ायदा उनको मतलब दे रही थी, या बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट या प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रही थी ओपीएम और इंडिगो, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की सोच रहे थे। In the subsequent 150 years, the British also persuaded or forced the cultivators to produce other crops like jute, tea, sugarcane, cotton, wheat and rice to be supplied to the Europe। अगर हम बात करें तो इस 150 साल से लगभग अंग्रेजों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स थे इंडिया के, उनमें किसी न किसी जो फसल को ग्रो करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको मजबूर कर दिया, या जिसको बोले फोर्स किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में जूट है। ठीक, असम में अगर हम बात करें तो वहाँ पर टी है। यूनाइटेड प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो शुगर केन। ठीक है, और पंजाब में अगर देखें तो गेहूँ, और महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में अगर हम देखें तो चावल की जो खेती या राइस की जो क्रॉप थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने जो बेनिफिट के लिए, अपनी जो फाइनेंशियल जो ज़रूरत थी उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो ग्रो करवा रहे थे इन क्रॉप्स को। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हाई डिमांड ऑफ इंडिगो थी वो क्यों थी। ठीक है, क्या रीज़न था कि जो इंडिगो है उसके लिए यहाँ पर जो इतनी डिमांड थी, क्यों ज़रूरत दी गई। तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो पिक्चर यहाँ पर दी हुई है। तो एक ये जो बना हुआ है ये जो है वो अगर आप देखेंगे तो जो भारत में जो आंध्र प्रदेश के जो वीवर्स थे उनके द्वारा कलमकारी छापे ये बनाई हुई। ठीक है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये कलमकारी छापे से बना हुआ है। ओके, और ये अगर देखें, इसको अगर हम देखें तो ये जो मॉरिस कॉटन के द्वारा बनाया गया था लेट 19 सेंचुरी में इंग्लैंड में। तो यहाँ पर दोनों में अगर आप देखेंगे, दोनों छापों में एक ही बात समान है कि दोनों के अंदर जो है डार्क ब्लू कलर यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो ब्लू कलर है, और यहाँ पर भी आप ठीक से दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा पिक्चर के दौरान हो गया, यहाँ भी ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर किया जाता था वो किससे किया जाता था, वो किया जाता था बेटा इंडिगो से। और इंडिगो एक ऐसा प्लांट था जिससे कि यहाँ पर क्या किया जाता था, इनमें कलर किया जाता था। ओके, तो अगर हम देखें तो ये डिमांड इसी वजह से इसकी बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ गुड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, ये जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसमें अगर हम बात करें इंडिया जो है वो भी इसी में आता है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर इंडिया है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत बढ़िया यहाँ पर
माना जाता है इस क्लाइमेट को। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन, बट द प्राइस ऑफ इंडिगो वॉज वेरी हाई एंड हैंस स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो कुड रीच द यूरोपियन मार्केट। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 13th century से, तो बहुत पहले से 13th century से ही हमारे यहाँ की जो इंडियन कॉटन थी, सॉरी इंडियन इंडिगो जो थी, उसका वहाँ इटली फ्रांस वगैरह में यूज़ किया जा रहा था। लेकिन होता क्या था, दिक्कत क्या थी कि वहाँ पर इसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये वहाँ पर बहुत कम पहुँच पाती थी। अब इसकी जगह वो किसका यूज़ करते थे, इसकी जगह वो यूज़ किया करते थे वॉर्ड नामक एक प्लांट होता है, वॉर्ड। ठीक है। वॉर्ड इज़ अनदर प्लांट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। ठीक है। अब इसलिए ये जो दो मतलब यूरोपीय जो कपड़ा उत्पादक थे या जो प्रोड्यूसर्स थे, वो क्या करते थे, वॉयलेट या बैंगनी जो रंग होता था और ब्लू कलर को मिलाकर वहाँ पर जो वोड नामक एक पौधे मतलब प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है। इनको क्या करना पड़ता था कि इसकी वजह से वो क्या मतलब यूज़ फॉर मेकिंग वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। जो वोड था, वोड प्लांट के थ्रू, मतलब वोड प्लांट के द्वारा वो क्या करते थे, बैंगनी और जो ब्लू कलर होता था वो डाइज बना लेते थे। ओके। वोड क्या होता था, वुड इज़ अ प्लांट ऑफ टेम्परेट, ये थोड़ी सॉरी, ये वुड की जगह वोड कर लेना इसको। वोड इज़ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन एंड हैंस वॉज इजीली अवेलेबल इन यूरोप। और ये जो वोड होता था वो क्या होता था, टेम्परेट जोन में उग जाता है, जितने भी जो शीतोष्ण जिनको बोलते हैं, मतलब वहाँ पर इसको ये ग्रो हो सकता था, तो ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था। वॉड वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। ठीक है। तो ये कहाँ पर, अब ये सारे जितने भी कंट्रीज है सब टेम्परेट जोन में आते हैं, तो ये यहाँ पर ग्रो किया जा सकता था। ओके। द वोड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप वर वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो एंड हैंस प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब ये जो वोड के जो जितने भी मतलब प्रोड्यूसर्स थे, जो वोड को प्रोड्यूस कर रहे थे, इनके थ्रू जो रंग बना रहे थे या डाई बना रहे थे, वो जो प्रोड्यूसर्स थे वो काफ़ी वरीड थे कि मतलब जो इंडिगो का जो कंपटीशन है, इंडिगो क्या था, क्वालिटी अच्छी थी, तो इसके कंपटीशन से वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको प्रेशराइज किया कि जो इंडिगो का जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसको पर क्या किया जाए, बैन लगा दिया जाए। ठीक है। इससे बैन लगा दिया जाए ताकि जो कपड़ा व्यापारी है, जिनकी बात करें हम, जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो भी होते थे, वो सिर्फ उनका ही प्रोडक्शन खरीदे, यानी कि वोड को ही खरीदे, इंडिगो को ना खरीद सकें। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, दिक्कत ये आ रही थी कि बट द इंडिगो वॉज प्रीफर्ड बाय द क्लॉथ डायर्स। जो क्लॉथ डायर्स थे उनके द्वारा वो अधिकतर किसको मतलब प्रीफर करते थे, इंडिगो को प्रीफर करते थे। वाइल इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर, वॉट प्रोड्यूस पेल एंड डल ब्लू। ठीक है। क्यों क्यों मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडिगो था उसका जो कलर होता था काफ़ी रिच होता, जो ब्लू कलर होता था वो काफ़ी रिच होता था, जबकि वोड के द्वारा जो कलर बनाया जाता था वो थोड़ा पीला और डल होता था। ठीक है। बाय द 17th century यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स प्रेसाइज देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। अब यहाँ पर अब इन जो वॉर्ड प्रोड्यूसर्स थे उनके अपोजिट यहाँ जो क्लॉथ या डायर्स थे, क्लॉथ डायर्स जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट को फिर प्रेशराइज किया कि जो इंडिगो बैन है उसको रिलैक्स किया जाए, उसको कम किया जाए ताकि हम उनको खरीद सकें। ठीक है। तो इंडिगो कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच इन सेंट डोमिनिक्यू। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इंडिगो प्लांटेशन है वो जो शुरुआत की गई, या सेंट डोमिंग्यू जो थे फ्रांसिस, ओके, फ्रांसीसी जो थे, ब्राज़ील में पुर्तगाली। ओके। और अगर हम बात करें पोर्तुगीज़ बिगेन इंडिगो कल्टीवेशन इन ब्राज़ील। अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर किसने शुरू की, जो सेंट डोमिंग्यू थे उन्होंने। ब्राज़ील में जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने। ओके। जमैका में जो थे वो जमैका में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स, और वेनेजुएला में अगर हम बात करें तो स्पेनिश जो लोग थे उन्होंने नील की खेती जो शुरू की, या इंडिगो की खेती जो शुरू की। ओके। इंडिगो प्लांटेशंस वर आल्सो स्टार्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो इंडिगो प्लांटेशन है वो भी शुरू की गई। क्यों? क्योंकि इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी बजाय वोड के जो हमने देखा था इससे पहले वाला उसके बनिस्पत। ओके। अब बात करते हैं बाय द एंड ऑफ द 18th century इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ब्रिटेन एंड कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड इन मैनी फोल्ड। दिस क्रिएटेड
एन इनॉर्मस डिमांड फॉर द क्लोथ डाइज। ओके, अब यहाँ पर हम अगर एक बात करें कि जो 18th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ कि इन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो वहाँ पर क्लॉथ मेकिंग की जो मशीनें बनी, अब मशीन्स या फैक्ट्रीज जब बनी तो वहाँ पर जो उनको डाई करने के लिए क्या डिमांड बढ़ी, ठीक है, इंडिगो की डिमांड या डाइज की डिमांड बढ़ी कि उनको डाई करने के लिए जो डायर्स थे उनको डाई चाहिए होता। ओके, द एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ इंडिगो फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स ड्यू टू वेरियस रीजन। अब इसी दौरान क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में जो सप्लाई की जा रही थी इंडिगो की वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से भी की जा रही थी। हमने देखा कि उन्होंने भी प्लांटेशन शुरू कर दिया, तो वहाँ से जो सप्लाई की जा रही थी वो भी क्या हो जाती है इस दौरान कोलैप्स कर जाती है, वेरी ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन्स थे जिनकी वजह से कोलैप्स कर जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अमेरिका और वेस्ट इंडीज से जो इंडिगो आ रही थी उसकी जब वहाँ से जो सप्लाई रुक जाती है तो इंडियन जो इंडिगो थी या जो भारत की जो इंडिगो थी उसकी डिमांड वहाँ पर बढ़ जाती है। द इंडिगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ बिटवीन द 1783 एंड 1789। ठीक है, यहाँ पर लगभग आधी जो प्रोडक्शन हो गया था अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर 1783 से और 89 के बीच में। दिस मीन दैट देयर वॉज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन इंडिगो थी उसकी डिमांड वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिगो फैक्ट्री आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज यहाँ पर लगा रखी थी। अब बात करते हैं इंडिया मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो। ठीक है, इंडिया जो था वो कैसे एक मेजर सोर्स के रूप में वो उभर के रहा है। ओके, तो देखिए द कंपनी लुक फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरियाज अंडर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें तो कंपनी हर बार ये चाहती थी कि कैसे भी करके इंडिगो जो यहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाने की बार बार ये रास्ते ढूंढने लगी कि कैसे भी करके हम इंडिगो यहाँ ग्रो करें और इसको यहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट कर दें, हम इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर दें ताकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। ओके, From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal rapidly expanded। और लास्ट सेंचुरी अगर हम बात करें 18 सेंचुरी के लास्ट में अगर हम देखें तो बंगाल में इन्होंने काफ़ी जो प्रेशराइज किया जो प्रेजेंट्स को कि आप यहाँ पर इंडिगो ग्रो करें। ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन in 1788 was from India. This figure went up to 95% by 1810। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, जो एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज था वो कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। 1788 तक, जब तक ब्रिटेन जो था वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज से इंडिगो का इंपोर्ट कर रहा था तब तक यहाँ से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहाँ की सप्लाई बंद हुई, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की सप्लाई बंद हुई इंडिगो की, तो वहाँ क्या उसके बाद इंडिया का जो यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसका परसेंटेज हम देख सकते हैं कि 1810 तक लगभग 95% तक यहाँ पर बढ़ चुका था। ओके, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। अब यहाँ पर जब लगने लगा कि इंडिगो में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो जो कमर्शियल एजेंट्स थे या ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, इंडिगो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना शुरू, मतलब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके हम इसमें जो कमा लें। ओके, मैनी कंपनी ऑफिशियल्स इवन लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी कि हम इंडिगो क्या बन जाएं, प्लांटर बन जाए या प्लांटेशन करवाएं जिसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्होंने अपनी जॉब जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब कर रहे थे वो जॉब वहाँ पर छोड़ दी, ताकि क्यों? क्योंकि इंडिगो से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। मैनी पीपल स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड केम टू इंडिया बिकेम द प्लांटर्स। ओके, ये प्लांटर्स में लास्ट में जब बताऊंगा तो वो प्लांटर्स को आप यहाँ पर ये समझिए कि जो लोगों से क्या करवा रहे थे, खेती करवाने के लिए या इंडिगो प्लांटेशन के लिए उनको थोड़ा बहुत पैसा पहले दे देते थे, उसके बाद वो काम करवाते थे। ठीक है, एक मतलब प्लांटर होते थे ये लोग, जो बहुत बड़े एरियाज़ में एक सिंगल क्रॉप ग्रो करवाया जाता था, उसको प्लांटेशन बोलते हैं। और ये जो करने उनके वो जो ओनर होते थे उनको प्लांटर्स बोलते थे। अब देखिए कुछ लोग जो इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, वहाँ से भी यहाँ आने लगे कि
यहाँ अपॉर्चुनिटी उनको दिखने लगी ना बहुत ज़्यादा कि इंडिगो में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो क्यों ना हम चल के वहाँ पर इसको ग्रो करवाएं। ओके, द कंपनी एंड बैंक्स वर गिविंग लोन्स फॉर इंडिगो कल्टीवेशन एट दैट टाइम। अब इनके लिए उनको लोन कौन दे रहा था? कंपनी दे रहे थे कि आप जो हम आपको लोन दे रहे हैं, आप क्या कीजिए, जमींदार वगैरह से जो लैंड है वो आप रेंट पे ले लीजिए और वहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन करवाइए, हम आपको इसके लिए लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके लिए क्या चाहिए था, इंडिगो चाहिए होती थी। अब यहाँ पर दो टाइप की जो होती थी, नील की खेती जो थी, या जिसको बात करें कि इंडिगो जो प्लांटेशन था, वो टू टाइप्स में यहाँ पर किया जा सकता था। एक होता है आपका निज कल्टीवेशन, दूसरा आपका होता है रेयती। ठीक है, तो दोनों में यहाँ डिफरेंस आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निज एंड रेयती कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले निज कल्टीवेशन क्या होता है? In this system, the planter produce indigo on those land which were under that his direct control। ठीक है, निज कल्टीवेशन, निज का मतलब होता है कि खुद का। ओके, जब प्लांटर्स जो ऐसे ज़मीन पर या ऐसी लैंड पर कल्टीवेशन करवाते थे जो खुद उनके डायरेक्टली कंट्रोल में होती थी, उनके डायरेक्टली अंडर में होती थी, उसमें ये प्रोड्यूस करवाते थे। ओके, यानी कि ये जो प्लांटर्स थे वो क्या कर सॉरी, ये प्लांटर्स जो थे वो क्या करते थे, जो जमींदार वगैरह होते थे उनसे ये लैंड रेंट पे लेते थे और उसको अपने अंडर में लेकर ये क्या करवाते थे। इन दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो ऑन दोज लैंड विच वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी उस पर वो यहाँ पर मतलब कल्टीवेशन करवाते थे। द प्लांटर आइदर बाउट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द अदर जमींदार। ये मैंने आपको बताया, या तो वो उसको ज़मीन को खरीद लेते थे, या फिर वो क्या करते थे, जमींदार वगैरह से उनको क्या करते थे, रेंट पर ले लेते थे। ठीक है, तो वो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते थे। ही डायरेक्टली एम्प्लॉयड लेबर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो, और वो खुद वहाँ पर क्या क्या करते थे, खुद से वहाँ पर जो लेबर होती थी उसको वहाँ पर जो मतलब एम्प्लॉयड करते थे। तो ये होता था निज कल्टीवेशन की, जब डायरेक्टली कंट्रोल हो प्लांटर्स का, उसको हम बोलते हैं निज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। अब यहाँ पर क्या थी निज कल्टीवेशन की, क्या प्रॉब्लम्स क्या थी, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। तो इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिगो जो है वो कहाँ पर कल्टीवेट की जा सकती है, जहाँ पर ओनली फर्टाइल लैंड हो। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि हमारे यहाँ पर बंगाल वगैरह में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ रिवर्स के द्वारा जो फर्टाइल सोइल बहुत ज़्यादा बिछा दी जाती है, तो वो फर्टाइल सोइल में ये इंडिगो कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता था। ओके, but these areas were densely populated and hence only small plots could be acquired। अब ये जो प्लांटर्स थे इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि ये जो फर्टाइल एरियाज थे ये बहुत पॉपुलेटेड थे, डेंस पॉपुलेटेड थे। क्यों? ये तो नेचुरली सी बात है कि जहाँ फर्टाइल लैंड होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जहाँ पर रिवर्स होंगे, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फर्टाइल सोइल होगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा बस जाएंगे, ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ये जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ पर एक तो डेंस पॉपुलेटेड थे, इसलिए उनको क्या हो रहा था कि वो छोटे छोटे स्मॉल लैंड के टुकड़े ही उनको मिल पा रहे थे, एक्वायर्ड कर पा रहे थे। दिस मेड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। इसलिए उनको क्या हो रहा है, ना तो रेंट पे मिल पा रही थी, ना ही वो खरीद पा रहे थे, इसलिए उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वो उसको अपने कंट्रोल में कैसे ले। दूसरा था दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, वाइल डूइंग सो दे evicted the peasants from the area। peasants evacuation always created conflict and टेंशन। ठीक है, इसके अलावा ये था कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने जो नील की फैक्ट्रीज थी, या जो फैक्ट्रीज थी या इंडिगो की जो फैक्ट्रीज थी उसके इर्द गिर्द या उसके आसपास की जो ज़मीन थी वो पट्टे पे लेने का प्रयास करते थे, या अपने मतलब उसको एज ए लीगल राइट्स लेने की कोशिश करते थे और वहाँ से किसानों को हटवा दिया करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, अब जैसे ही वो किसानों को वहाँ से हटाएंगे, पीजेंट्स को वहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन और कन्फ्लिक्ट यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, यानी कि दोनों में आपस में लड़ाई होने की कंडीशन आ जाएगी और टेंशन वहाँ पर इमरजेंस हो जाएगा टेंशन का। ठीक है, अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे जो भाई जब ज़्यादा हमें कल्टीवेशन करना होता है, हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज प्लांटेशन के लिए लार्ज जो वर्कर्स के भी हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। वर्क एट इंडिगो प्लांटेशन कंसिडेड विथ द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर बिजी विथ राइस कल्टीवेशन।
और सबसे बड़ी बात कि ये जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन किया जाता था उसी टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम या सेम टाइम की अगर हम बात करें तो राइस का कल्टीवेशन भी करना होता था पीजेंट्स को। तो जो प्लांटर्स थे उनको वर्कर्स यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निज कल्टीवेशन के सामने आ रही थी। Hence mobilizing the labor for indigo cultivation was very difficult टास्क। ये जो था ये बहुत बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट टास्क बन गया था प्लांटर्स के सामने कि वो मज़दूर कहाँ से लाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्लगिंग वगैरह, अगर हम बात करें कि 1 बीघा जो प्लगिंग अगर सॉरी 1 बीघा अगर उनको खेती करनी होती थी इंडिगो प्लांटेशन की, इंडिगो प्लांट की, तो उनको क्या होता था 2 प्लग वहाँ चाहिए थे, यानी कि 2 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। अब सपोज दैट अगर मान लीजिए एक जो प्लांटर है या प्लांट का मालिक है उसके पास यहाँ पर मान लीजिए कि 1000 बीघा ज़मीन है, तो लगभग उसको 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सारे प्लग्स उस जो प्लांटर्स के लिए इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता था। अब सेकंड हम बात करते हैं रैयती सिस्टम। ठीक है, रैयती सिस्टम क्या था? तो इसमें अगर हम देखें तो अंडर द रैयती सिस्टम इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन बाय द रेयत्स। और रेयत हमने देखा था कि कौन होते थे? पीजेंट्स या किसान जो होते थे। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो इस सिस्टम में, पहले निज में तो हमने क्या देखा कि जो ज़मीन जो डायरेक्टली किसके अंडर में थी? प्लांटर के अंडर में थी। वहाँ पर वो कॉटन ग्रो करवा रहे, सॉरी इंडिगो कल्टीवेशन करवा रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेयत के अंडर में है, ठीक है, रेयत के अंडर में है, उस जमीन पर वो क्या करवा रहे हैं? इंडिगो का कल्टीवेशन करवा रहे हैं। अंडर द रेयती सिस्टम इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन बाय द रेयत्स। जो ये रेयत्स होते थे वो उनको कल्टीवेट करना होता था। अब इनके साथ क्या करते थे? द प्लांटर्स मेड द रेयत्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, या जिसको बोले सट्टा। ठीक है, ये क्या करना होता था? जो रेयर्स होते थे उनको एक यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करना होता था कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करना है, या जिसको हम सट्टा भी बोलते हैं। समटाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेयर्स। और कई बार तो ऐसा ये मतलब इतने ताकतवर बन चुके थे ये लोग कि ये जो विलेज का जो हेडमैन होता था, जो हमने देखा था कि जो मुखिया होता था गांव का, उसको मतलब प्रेशराइज करते थे कि आप गांव के बिहाफ में सॉरी जो जितने भी जो रेयर्स हैं, जो जितने भी पीजेंट्स हैं, उनके बिहाफ में आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द रेयर्स गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर। जैसे ही ये क्या करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, इन लोगों को क्या मतलब साइन, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे? इनको एडवांस दे दिया करते थे, कुछ एडवांस दे दिया करते थे, जिससे कि वो क्या हो जाते थे? उनमें कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते थे कि अब वो उनके लिए ही क्या करेंगे? इंडिगो का प्लांटेशन करेंगे और उनको ही वो इंडिगो की जो प्रोडक्शन होगा उसको बेचेंगे। ओके, बट आफ्टर टेकिंग द लोन द रेत वॉज कमिटेड टू ग्रो इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ हिज लैंड होल्डिंग। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जैसे ही उसने एडवांस लिया, तो यहाँ पर उसके पास जितनी भी ज़मीन थी उसका 25% जो भी है उस पर उनको क्या करना होता था? इंडिगो का प्लांटेशन करना होता था। ओके, अब उसके बाद उनके लिए जो फूड ग्रेन्स थे वो ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। सीड्स एंड ड्रिल्स वर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर। अब यहाँ पर वो जो सीड वगैरह होती थी या और भी जो ड्रिल्स वगैरह या उपकरण जो भी होते थे वो कौन प्रोवाइड करवाता था? प्लांटर प्रोवाइड करवाता था। और इसके अगेंस्ट में उनको क्या करना होता था कि जो प्रोडक्शन होगा वो सारा उस प्लांटर को भी बेचना पड़ेगा। द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सोइल, शॉट द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप। ठीक है, ये कल्टिवेटर्स का काम होता था कि वो उगाएंगे उसको, उसकी देखभाल करेंगे और लास्ट में उसको क्या करेंगे? जो काट कर उसको बेचेंगे। ओके, बट द प्लांटर्स बाउट इंडिगो एट लो प्राइसेस। अब मैंने बताया ना आपको कि जब वो एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? अपनी मनमाफी या अपनी मनमर्जी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर, ओके, अकॉर्डिंग टू देम वो क्या करेंगे? प्राइस डिसाइड करेंगे। ओके, एंड हेंस दे रॉयर्स वर ऑलवेज इन डेप्ट ट्रैप। अब यहाँ पर जब उनकी इंडिगो को सस्ती खरीदा जाता था या लो प्राइसेस पे खरीदा जाता था, इसकी वजह से क्या हो रहा था? जो रेयर्स थे वो ऑलवेज डेप्ट ट्रैप में या जो उधारी की जाल में फंसे रहते थे बेचारे, है ना। अब जब हमने देखा कि जो रेती सिस्टम था इसके कारण अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी परेशान हो गए। ठीक है, अब उनको लगने लगा कि अब हमें क्या करना होगा? ये जो सिस्टम है इसको हटाना होगा। अब उसके लिए क्या करना शुरू कर दिया उन लोगों ने? रिबेल करना शुरू कर दिया, कि विद्रोह करना शुरू कर दिया कि वी आर नॉट डूइंग द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। हम इंडिगो नहीं कर रहे हैं। दे टोटली डिनाइड फॉर कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो।
उन्होंने टोटली डिनाइड कर दिया कि हम इंडिगो प्लांटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ रेयर्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो द इंडिगो इन मार्च 1859। अगर हम 1859 में देखें तो बंगाल में जो बहुत सारे जो रेयर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग जो यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन नहीं करेंगे। द रेयर्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, और प्लांटर्स को उन्होंने जो रेयर्स थे उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया, उनको टैक्स देने से भी मना कर दिया कि वी आर नॉट डूइंग द टैक्सेस एंड एनीथिंग, ओके, वी आर नॉट पेइंग द टैक्सेस और रेंट। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। दे यूज टू बी आर्म विथ सॉर्ड एंड स्पीयर्स, बॉज एंड एरोज, और इन सारे हथियारों से, चाहे वो तलवार हो, ठीक है, तीर भाले बर्छी जो भी थी वो लेके चल दिए और उन्होंने उन पर फैक्ट्रीज पर अटैक करना शुरू कर दिया। ओके, वीमेन ऑल्सो फाउट विथ पॉट्स, पांडा एंड किचन implements those who work for the planters were socially boycotted। ओके, और यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी एक प्रोविज़न बनाया गया कि जो भी अब जो प्लांटर्स के लिए काम करेगा उनको क्या किया गया, वहाँ से बाइकआउट कर दिया गया कि आपको सोशल बाइकआउटेड यहाँ पर कर दिया जाएगा, सोशल बाइकआउट कर दिया जाएगा आपका, और उनको सोशली बाइकआउटेड कर दिया, मतलब उनको हटा दिया, सोसाइटी से दूर कर दिया। The Gomastas were beaten up when they came to collect rent. The Gomastas were the agents of indigo planters। अब बात करते हैं कि जो गोमास्ताज थे ये थे मीडिएटर्स या एजेंट्स, जो क्या करते, जो प्लांटर्स और रेयर्स के बीच में काम करते थे। और ये जो गोमास्ता जब कलेक्शन के लिए आते थे यहाँ पर, जब भी टैक्स कलेक्शन का जो काम होता था वो कौन करता था, या प्रोडक्शन का जो काम, कलेक्शन का जो काम होता था वो करते थे गोमास्ताज। अब जब भी गोमास्ताज वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने गए, या जो ठीक है प्रोडक्शन को कलेक्ट करने गए, रेंट को कलेक्ट करने गए, तो इनको क्या हुआ, वहाँ पर मारा गया, पीटा गया, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वो वर द गोमास्ताज, तो गोमास्ताज वर द एजेंट्स ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। जो प्लांटर्स थे उनके ये एजेंट हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि ये जो इंडिगो जो रिबेल चल रहा था, ठीक है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। इन मैनी विलेजेस हेडमैन मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स अगेंस्ट द लठियाल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लठियाल्स होते थे, जो लाठीदारी जो गुंडे होते थे भगवान मालिकों के, वो जब भी प्लांटर्स होते हैं इतने मजबूत नहीं होते थे मन से, कि अब ये हमेशा क्या लेके चलते थे अपने साथ में, लोगों को डराने के लिए लठियाल्स लेके चलते थे, लाठीदारी जो गुंडे होते थे उनको लेके चलते थे ताकि वो उनको डरा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने किया कि आप मोबिलाइज हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और इनका विरोध करना शुरू कर दो। The headmen were angry because they had been forced to sign indigo contract। हेडमैन क्यों थे, मुखिया क्यों नाराज थे विलेज के, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि उनसे भी फोर्सफुली क्या करवाया जाता था, यहाँ पर साइन करवाए जाते थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए आप। Some jamidars were angry with the increasing power of the planters and at being forced to give them land on long leases। और जमींदार क्यों नाराज थे प्लांटर्स से, क्योंकि वो जमींदारों से भी वो ज़मीन छीन रहे थे, और वहाँ पर मतलब लॉन्ग लीज पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल के लिए, वो बोल रहे थे कि जब तक हमारी मर्जी हम इस पर वो करेंगे, आप तो लीज लिखिए, मतलब किरायानामा लिख दीजिए कि मैं आपको ये ज़मीन लैंड जो रेंट पे दे रहा हूँ। तो जमींदार भी बेचारे, मैंने आपको बताया कि वो भी काफ़ी परेशान थे। और जमींदार कौन थे, तो ये पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है, कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो रेवेन्यू सिस्टम जब लेके आए थे, तो वहाँ पर जमींदार भी ही क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। ओके, सो सम जमींदार्स ऑल्सो सपोर्टेड द विलेजर्स इन देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। इसलिए जमींदारों ने भी क्या किया, जो प्लांटर्स के अगेंस्ट में जो इंडिगो जो या पीजेंट्स जो थे, ठीक है, जो रेयर्स थे, तो जो इंडिगो का कल्टीवेशन कर रहे थे, उनका सपोर्ट यहाँ पर किया। After the revolt of 1857, the British government was worried about the possibility of another popular rebellion। अब यहाँ पर जो रेयर्स के दिमाग में एक और बात थी कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी शायद हेल्प करे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि 1857 के बाद जस्ट थोड़ी दिनों बाद ही एक दूसरा रिवोल्ट यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि गवर्नमेंट भी इसके बारे में वरीड थी, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो क्या हुआ, व्हेन द न्यूज़ ऑफ इंडिगो रिवोल्ट स्प्रेड, द लिeutenant गवर्नर टर्न टू रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। जैसे जैसे ये क्या हुआ कि इसकी बातें पहुंचने लगी, जब यहाँ से अगर हम देखें कि जब
इंडिगो जो रिवोल्ट था इसकी जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड होने लगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, ओके, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था उसने 1859 में यहाँ पर क्या किया, विंटर में यहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ का मतलब उस रीजन का क्या किया, दौरा किया, वहाँ टूर किया, वहाँ पर जाके देखा कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। दिस वॉज सीन एज साइन ऑफ सिंपैथी बाय द रेयर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो रेयर्स के लिए यहाँ पर सिंपैथी दिखाई गई। दे बिगेन टू बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल। रेयर्स यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि रेयर्स के दिमाग में ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका ज़रूर सपोर्ट करेगी। वैन द रिबेलियन स्प्रेड इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कैलकाटा द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने भी यहाँ पर बुक वगैरह लिखना शुरू किया, ओके, या लोगों को अवेयर करना शुरू किया। दे बिगेन राइटिंग अबाउट द मिजरी ऑफ द रेयर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। ठीक है, उन्होंने लोग जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि जो रेयर्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, और जो इंडिगो सिस्टम है उसका डर जो है या उसके जो हॉरर हैं उसको बताया कि क्या हो सकता है। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to NQ in इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब रिबेलियन से वरीड होकर, उससे चिंतित होकर गवर्नमेंट ने क्या किया, या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ मिलिट्री लगा दी, और वहाँ पर एक इंडिगो कमीशन वहाँ पर सेटअप किया फॉर द इंक्वायरी के लिए। वहाँ पर एक जो कमीशन बना दिया जो क्या करेगा कि जो इंडिगो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम है उसको वो इंक्वायर करेंगे। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। यहाँ पर जो कमीशन बनाया गया वहाँ उनके अनुसार गिल्टी कौन थे, प्लांटर्स, एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द ओके कोर्सिव मेथड्स दे यूज विथ इंडिगो कल्टिवेटर्स। ओके, और वहाँ पर जो कमीशन बनाया उसने क्या किया कि जितने भी जो प्लांटर्स थे उनको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया और उनको गिल्टी माना। ओके, इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेयर्स। ठीक है, और उस जो कमीशन ने डिक्लेयर किया कि ये जो इंडिगो प्लांटेशन था ये रेयर्स के लिए कहीं प्रॉफिटेबल नहीं है, ओके, या नहीं था। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। और जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ इंडिगो प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, कहाँ पर, बंगाल में। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। लेकिन प्लांटर्स मानने वाले कहाँ थे, अब वो बंगाल से कहाँ चले गए, बिहार की तरफ उन्होंने कुछ कर दिया, बिहार में जाकर उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया। ओके, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका अ पेजेंट फ्रॉम बिहार परस्यूडेड हिम टू विजिट चंपारण। और इसके बाद हम देखेंगे कि जब गांधी जी वापस आए 1915 में साउथ अफ्रीका से, तो एक जो किसान थे उन्होंने वहाँ पर गांधी जी को इन्वाइट किया कि यहाँ पर आकर यहाँ देखिए कि जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि जो वहाँ गांधी जी वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, 1917 में वहाँ दौरा करते हैं और वहाँ सत्याग्रह अपना शुरू करते हैं। एंड सी द plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo plantation। और यहाँ पर 1917 में वो जाकर क्या करते हैं, वहाँ पर जो चंपारण जो मूवमेंट था इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में वहाँ पर शुरू करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट हमने जो अभी देखा कि प्लांटेशन, बहुत सारे वर्ड हमने देखे, प्लांटेशन है, स्लेव है, बीघा, ये जो बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे थे, तो इनका मीनिंग क्या होता है उनको एक बार देख लेते हैं। तो प्लांटेशन क्या होता है, अ लार्ज फार्म ऑपरेट बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर कैन, टोबैको, टी एंड कॉटन। ठीक है, एक बहुत बड़े फार्म बहुत बड़े बड़े फार्म जो किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, जो प्लांटर के द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, और फोर्सफुली लोगों से वहाँ पर उसमें काम करवाया जाता था। और इनमें जो क्रॉप ग्रो की जाती थी वो मेनली कौन सी हो सकती थी, कॉफ़ी, शुगर कैन, टोबैको, टी एंड कॉटन, ये होती है। मतलब जब एक सिंगल क्रॉप को हम बहुत बड़े एरिया में ग्रो करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। ओके, स्लेव कौन होते थे, अ पर्सन हु इज ऑन्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, द स्लेव ओनर। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जिसको क्या है, दूसरे उसका जो मालिक है, मालिक बन जाए, या कुछ पैसे देकर उसको खरीद लिया जाता था और वो क्या करते थे, उसको काम करवाया जाता था। जैसे प्लांटर्स थे, प्लांटर्स अपने जब खेतों में निज कल्टीवेशन उनसे करवाते थे तो वो उनके मालिक बन जाते थे और
वो जो लोग काम कर रहे थे, वर्कर जो काम कर रहे थे, वो स्लेव के रूप में वहाँ पर काम करते थे। ओके, अ स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एंड इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था कि स्लेव जो है उसके पास कोई फ्रीडम नहीं होती थी, और मतलब उसको कंपेल किया जा सकता था कि वो अपने मास्टर के लिए काम करेगा, अपनी स्वामी के लिए काम करेगा। ओके, बीघा, अभी मैंने वहाँ पर वर्ड बोले थे, बीघा क्या होता है, तो बीघा अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड का एक यूनिट मेजरमेंट है। ठीक है, एक यूनिट होती है जो लैंड मेजरमेंट में काम ली जाती है। ओके, बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ एरिया वेरीड इन बंगाल, द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। ये लगभग कितना होता था, 1 एकड़ का 1/3 होता था एक बीघा। ओके, तो ये जो बीघा एक यूनिट होती थी जिसके थ्रू लैंड को मेजरमेंट किया जाता था। तो इस चैप्टर में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको कोई भी बात यहाँ क्लियर नहीं हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करना है, उनके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब आगे जो बात करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में, वो बहुत जो दूसरी इसी को आगे मतलब बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर इस वीडियो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले, एक बार मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा अभी भी, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले वाला वीडियो पहले देखें उसको एक बार, और फिर इसको देखें तो ये समझ में आ जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।